बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मई 2024 के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल जो हमारे पास एडिटोरियल है वो हम डिस्कस करेंगे, कैन डिजिटल टेक्नोलॉजी बी अ गेम चेंजर इन पाकिस्तान डेवलपमेंट। कि डिजिटल टेक्नोलॉजी किस तरह से पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकती है, गेम चेंजर के तौर पर साबित हो सकती है। ये मलिया लोधी ने लिखा है। मलिया लोधी किसी तारफ की मुताज नहीं, फार्मर एम्बेसडर रह चुकी है पाकिस्तान की, यूके में, यूएसए में और यूएन में भी ये पाकिस्तान के एम्बेसडर रह चुकी हैं। पाकिस्तान के इंटरनल और जो एक्सटर्नल मसाइल हैं और सूरत हाल उस पर काफ़ी जो है डीप इंसाइट रखती हैं। तो इस एडिटोरियल में वो डिस्कस करती हैं कि पाकिस्तान के बारे में यूएन यूनाइटेड नेशन के डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है कि पाकिस्तान किस तरह से अपनी डिजिटल टेक्नोलॉजी को तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकता है और क्या वो इसमें कौन कौन सी वो चीज़ें कर चुके हैं और कौन सी चीज़ें पाकिस्तान को करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा वो इंटरनेट इंटरनेट पेनिट्रेशन के बारे में ये रिपोर्ट बात करती है, चैलेंजेस जो पाकिस्तान को दरपेश हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी को को इस्तेमाल करने में, उसके बारे में बात करती है। और पाकिस्तान जो माइलस्टोन अचीव कर चुका है डिजिटल टेक्नोलॉजी के मैदान में, उनके बारे में ये रिपोर्ट बात करती है। तो ये सारा आर्टिकल एक रिपोर्ट के गिर्द घूम रहा है। अच्छा, दूसरा हमारे पास है पाकिस्तान इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं और पॉलिटिकल जो अभी सिचुएशन चल रही है उसके बारे में एक ब्रीफली जो बात करते हैं। तो राइटर तलत मसूद साहब जो है ये पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं। इसके अलावा चेयरमैन रह चुके हैं पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के और वफाकी जो सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, ये फेडरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो इसमें वो पाकिस्तान के सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं और पॉलिटिशियंस का हमारे सारे सिनेरियो में क्या रोल है और किस वजह से इस सारा जो सिस्टम हमारा बना हुआ है इसमें पॉलिटिशियंस का क्या किरदार है यहाँ तक मुल्क को पहुँचाने का, उसके बारे में वो बात करते हैं। और इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए वो अपनी सजेशंस देते हैं कि किस तरह से इकोनॉमी को मरीज जो है इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये दोनों एडिटोरियल्स जो हैं ये काफ़ी एक कह लें कि दो बेहतरीन जो एक राइटर हैं अपने 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 जो उनका फील्ड है उसके हिसाब से उनकी तरफ लिखे गए हैं और काफ़ी इंफॉर्मेटिव जो है ये दोनों आर्टिकल्स हैं। तो आप सब भाइयों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और जो हमने क्वेश्चन पूछे होते हैं आपसे, जो क्वेश्चन पूछते हैं आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, इसमें हर एडिटोरियल के एंड पे उसका जो आंसर है वो कमेंट्स बॉक्स में देना ना भूलें, ज़रूर उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद सूरह आराफ आयत नंबर 99 में फरमाया है, अफ़ अमिनु बिमक्रल्लाह फला यअमनु मक्रल्लाहि इल्लल कौमुल खासिरून। क्या ये लोग अल्लाह की पकड़ से बेखौफ हो गए हैं? हालांकि अल्लाह की पकड़ से तो सिर्फ वही लोग बेखौफ होते हैं जिनकी तबाही आई हो। अल्लाह की पकड़ से बेखौफ होने का क्या मतलब है? अल्लाह की पकड़ से बेखौफ होने का मतलब ये है कि हम गुनाह करते जाते हैं और हमें खौफ ही नहीं आ रहा होता कि अल्लाह ताला हमारे इस पे गिरफ्त फरमा सकते हैं, हमारा कोई हिसाब किताब हो सकता है। हमारे हमारे दिलों में इस चीज़ का यकीन जो है वो ख़त्म हो जाता है कि हमारा कोई हिसाब किताब भी होने वाला है। तो ये होता है अल्लाह की पकड़ से बेखौफ हो जाना। जो शख्स अल्लाह की पकड़ से इस तरह बेखौफ हो जाए, वो समझे कि उसका हिसाब किताब माज़ अल्लाह नहीं होने वाला, या वो ये सोचने लग जाए कि ये सारा कुछ जो हो रहा है तो इसका कुछ भी नहीं होता, ये सारा कुछ सब लोग कर रहे हैं, नॉर्मल है, कुछ नहीं है। तो ये शख्स, उस शख्स की कोई अपनी इसमें कोई खूबी नहीं है बल्कि उसकी बहुत बड़ी खामी है। क्योंकि इस तरह से जो पकड़ के अल्लाह की पकड़ से बेखौफ जो शख्स हो जाता है वो सिर्फ इस वजह से होता है कि अल्लाह ताला उसको तबाह करना चाह रहे होते हैं, उसकी तबाही जो है वो करीब आई होती है। अल्लाह ताला की पकड़ से हमेशा वही लोग बेखौफ होते हैं कि जिनके लिए आखिरत में तबाही हो। आखिरत में तो आखिरत रहेगी, दुनिया में भी ऐसे लोगों के लिए तबाही होती है जो लोग अल्लाह की पकड़ से इतने बेखौफ हो जाते हैं। आप देख सकते हैं दुनिया में कई मिसालें आपको इसमें मिल सकती हैं, फ़िरौन, कारून, इसके अलावा हामान और बहुत से ऐसे मिसालें आपको मिल सकती हैं जो अल्लाह की पकड़ से बेखौफ हुए तो अल्लाह ने उनको ऐसा तबाह किया कि उनको मिसालें बना दी है। अल्लाह ताला की पकड़ से बेखौफ होने वाले लोग जो हैं वो बहुत ही बड़े खसारे में होते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हम अपना जो खौफ है हमारे दिलों में, अपना जो तकवा है हमारे दिलों में हमेशा कायम रखे और हमें गुनाहों से बचने की तौफीक दे और हमें खुशनसीब लोगों में शामिल कराए, ना कि उन लोगों में जिनकी तबाही करीब आ चुकी हो।
अच्छा, पाकिस्तान डिजिटल टेक्नोलॉजी भी गेम चेंजर इन पाकिस्तान डेवलपमेंट के डिजिटल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की डेवलपमेंट में गेम चेंजर के तौर पे एक क्या किरदार अदा कर सकती है या नहीं कर सकती, ये क्वेश्चन है। बेसिकली ये एक पूरा आर्टिकल एक यूएन की एक डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट के गिर्द घूमता है कि जिसमें वो बात कर रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान में डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो इम्प्लीमेंट की जा रही है या इसमें कौन सी चीज़ें करने वाली हैं। तो एडिटोरियल में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से एक फोर्स मल्टीप्लायर हो सकती है, मतलब वो हमारी तमाम जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनके लिए फोर्स मल्टीप्लायर, मतलब उनकी पावर को ये किस तरह से इम्प्रूव कर सकती है। इसके अलावा डिजिटल एडॉप्शन के डिजिटल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में और ह्यूमन डेवलपमेंट में एक जो कोरिलेशन है उसके बारे में बात की गई है। और पाकिस्तान की डिजिटल लिटरेसी डिजिटल टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो सक्सेस हासिल पाकिस्तान ने की है वो यहाँ पे राइटर ने डिस्कस की है। राइटर के बारे में बात हम बता चुके हैं आपको कि ये पाकिस्तान की फार्मर एम्बेसडर हैं और बड़ी रिनोन्ड पर्सनैलिटी हैं, ये उनकी डीप इंसाइट है पाकिस्तान की इंटरनल और एक्सटर्नल जो है तमाम सिचुएशन पे। अच्छा, डिजिटल टेक्नोलॉजी होती क्या है? डिजिटल टेक्नोलॉजी बेसिकली ये ऐसे डिजिटल टूल्स को सिस्टम के इस्तेमाल को कहते हैं कि जिसके ज़रिए से हम इंफॉर्मेशन को आगे फैलाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं और नई जो इन्फॉर्मेशन है वो रॉ डेटा से क्रिएट करते हैं। तो डिजिटल टूल्स से क्या मुराद है कि डिजिटल टूल से देख लें आजकल के दौर में इंटरनेट हो गया, ई कॉमर्स हो गया, इस तरह की चीज़ें जो हैं जो अभी ऑनलाइन सिस्टम जो सारे चल रहे हैं इसको डिजिटल टूल्स कहते हैं। तो इनके इस्तेमाल को डिजिटल टेक्नोलॉजी कहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं वो काफ़ी सालों से वो डिक्लाइन होते जा रहे हैं, उनमें काफ़ी कमी आई है। तो इसकी वजह से एक टाइमली रिपोर्ट जो भी पाकिस्तान के बारे में यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम की आई है वो एक पिवटल क्वेश्चन आस्क करती है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा जो मेन क्वेश्चन पूछा गया है पाकिस्तान की डेवलपमेंट के बारे में कि डिजिटल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की तरक्की में एक किस तरह से लीप फ्रॉग के तौर पे काम कर सकती है। लीप फ्रॉग का मतलब जो चीज़ आपके लिए आपकी तरक्की के लिए एक बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट लाए आपकी तरक्की में और जल्द एडवांसमेंट लाए, इसको लीप फ्रॉग कहते हैं। तो नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पाकिस्तान के बारे में यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम की नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर पाकिस्तान, तो ये क्वेश्चन का जो है वो आंसर दे रही है। अच्छा, डिजिटल टेक्नोलॉजी इसमें वो है कि किस तरह से पाकिस्तान की ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ाने में ये काम कर सकती है, ये इस रिपोर्ट में बेसिक बताया गया है। टेक्नोलॉजी आप जानते हैं कि एक फोर्स मल्टीप्लायर है। फोर्स मल्टीप्लायर कि आपकी जो जितनी भी आपकी पावर्स हैं, आपकी जितनी भी फोर्सेस हैं उनको ये मज़ीद जो है एम्पलीफाई कर देती है। पॉजिटिव डेवलपमेंट को इससे इंक्रीज होती है, लोग एम्पावर होते हैं और प्रोडक्टिविटी आपकी जो है आपकी हर फील्ड में, मेडिकल में, साइंटिफिक फील्ड में, फूड रिसर्च में, आपकी हर फील्ड में जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी इम्प्रूव कर देती है, आपके सिस्टम सारे को इम्प्रूव कर देती है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है ये डेवलपमेंट के लिए एक नए रास्ते के तौर पे ऊपर के सामने आई है मुख्तलिफ कंट्रीज में। अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान की भी जो डेवलपमेंट है और प्रॉस्पेरिटी के लिए, खुशहाली के लिए ये कोई कम अहमियत की हामिल चीज़ नहीं है। आप थ्रू आउट द वर्ल्ड देख सकते हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी ने किस तरह से दुनिया को तब्दील करके रख दिया है, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड किस तरह से तब्दील करके रख दिए हैं। यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट डूइंग डिजिटल फॉर डेवलपमेंट के हाउ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी अ क्रिटिकल व्हीकल टू ड्राइव सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। तो ये रिपोर्ट का एक मेन थीम है उसका डूइंग डिजिटल फॉर डेवलपमेंट। तो ये डिस्कस करती है कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाकिस्तान की, उसके लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल जो टेक्नोलॉजी वो क्या काम कर सकती है। ये उन चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करती है कि जो पाकिस्तान को अगर डिजिटल एम्पावरमेंट में इस्तेमाल करने चाहिए और जिनके खिलाफ कॉप करने की ज़रूरत है, और अपॉर्चुनिटीज़ जो है बताती है कि आगे फ्यूचर हमारे पास क्या जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने क्या काम किया है कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट डेफिसिट्स के इंसान जो हमारी तरक्की में जो चीज़ें रुकावट हैं उनके दरमियान में, यानी कि इंसानी डेवलपमेंट के दरमियान में और
और लोगों को जो मसाइल दरपेश हैं आवाम को, उनके दरमियान में गैप जो था उसको इसने कवर कर दिया डिजिटल टेक्नोलॉजी ने। मतलब कि लोगों को डेवलपमेंट के करीब कर दिया, अपनी प्रॉस्पेरिटी के करीब कर दिया डिजिटल टेक्नोलॉजी ने। अगर पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान के बारे में बहुत सी आपको वीकनेसेस मिल सकती हैं। आपके पाकिस्तान के डिजिटल लैंडस्केप के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान में सिर्फ तकरीबन 87 मिलियन इंटरनेट यूज़र हैं, जो हमारी हाफ पॉपुलेशन से भी कम है। मतलब इंटरनेट पेनिट्रेशन, जो हमारी इंटरनेट पेनिट्रेशन ये है कि पाकिस्तान में कितने परसेंट लोग जो हैं वो इंटरनेट के यूज़र हैं, तो ये 46% है। मतलब हमारी हाफ पॉपुलेशन के पास अभी तक इंटरनेट ही नहीं है। इसके अलावा देखें तो 87 में से 71 मिलियन जो सोशल मीडिया जो लोग हैं वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी हमारी पॉपुलेशन का सिर्फ 30% बनते हैं। अगर देखा जाए तो वर्ल्ड इंटरनेट डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो इसमें 45th नंबर पे है 52 कंट्रीज में से, तो ये भी स्टिल बहुत ज़्यादा कम है। और अच्छा, और अगर देखें तो आईटी के ये जो सारे एक बनाया गया था चैनल ने ये बनाया है वर्ल्ड इंटरनेट डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा था? ये इंडेक्सेस ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, डिजिटल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कैपेबिलिटी के बारे में, इस पे ये इसके डिपेंडेंस इस रिपोर्ट की चैनल ने रिपोर्ट बनाई थी वर्ल्ड इंटरनेट डेवलपमेंट इंडेक्स। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान के इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स के बारे में बात करती है। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स ये होता है कि आपका कितने परसेंट लोग हैं उनके पास जो है इंटरनेट को आप तक एक्सेस है। तो पाकिस्तान इस इंडेक्स में भी तकरीबन 79 नंबर पे था आउट ऑफ 120 कंट्रीज़ की। ये भी बहुत स्टिल बहुत ही कम है कि पाकिस्तान में इतने कम 79 नंबर पे लोगों के पास जो है इंटरनेट जो है अवेलेबल है। तो पाकिस्तान से ऊपर 78 कंट्रीज जो हैं वो मौजूद हैं जिनके पास पाकिस्तान से बेहतर इंटरनेट अवेलेबिलिटी के सिस्टम मौजूद हैं। आगे ई गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, ये इसमें क्या होता है? ई गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स होता है कि ये इस चीज़ को डिफाइन करता है कि किसी भी कंट्री के कितने जो लोग हैं उनके पास ऑनलाइन सर्विसेज मौजूद हैं, टेली कम्युनिकेशन की कनेक्टिविटी जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो कितने लोगों के पास मौजूद है, और ह्यूमन कैपेसिटी वो कितनी है इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए, कि लोग कितना इसको यूज़ कर सकते हैं, उनको कितना इसके बारे में यूजेज आता है। इस ई गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स में भी पाकिस्तान जो बहुत नीचे है 153 ऑफ 193, तो ये भी बहुत स्टिल बहुत कम है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि इसके जो सारा जो पाकिस्तान की ह्यूमन डेवलपमेंट जो पुअर डेवलपमेंट है उसके पीछे क्या रीज़न है? वो भी यही है कि पाकिस्तान जो है अपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जो सही पावर है, सही लेवरेज, उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा। डिजिटल अडॉप्टेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट के दरमियान क्या रिलेशन है? अगर हम देखें तो ये एक ऑप्टिमिस्टिक हमारी एक हम लिख सकते हैं कि आप देखें एक गिलास को हम कहें कि आधा खाली है कहने के बजाय कह सकते हैं कि आधा फुल है। ये ऑप्टिमिस्टिक एक पुरुमीद सी हमारी एक सिचुएशन हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रिपोर्ट जो है ये बताती है कि काफ़ी जो पाकिस्तान ने अपने माइलस्टोन भी जो है वो अचीव किए हैं इस डिजिटल जर्नी में। इसमें और बहुत से जो इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट ने और कॉरपोरेशन ने, सिविल सोसाइटी ने, वो भी इसमें लिए हैं। तो ये रिपोर्ट फाइंड करती है कि जिन पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स में डिजिटल अडॉप्टेशन के लेवल्स ज़्यादा हैं, मतलब वहाँ पे इंटरनेट यूजर्स ज़्यादा हैं, वहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम्स जो हैं वो इम्प्रूव्ड हैं, तो वहाँ पर पाकिस्तान की डेवलपमेंट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट उसके आउटकम्स भी काफ़ी बेहतर थे। अगर बात करें तो दूसरे जो पाकिस्तान के ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे डिजिटल पेनिट्रेशन कम थी तो वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट भी वो भी बहुत ज़्यादा कम थी। इस रिपोर्ट के लिए डेटा कहाँ से आया था? ये यूएन की रिपोर्ट के लिए डेटा प्रोवाइड किया था पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स मेजरमेंट ने, तो इसने एक सारा इसके बारे में डेटा प्रोवाइड किया था। दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल डिवाइसेस, इंटरनेट जितना ज़्यादा इस्तेमाल होता है और डिजिटल लिटरेसी जो है, ये तीनों चीज़ें जो हैं मिलके ये क्या किस चीज़ से हमें इसमें इनसे हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमारी लर्निंग इंप्रूव होती है, हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ, तीनों चीज़ें जो हैं वो इससे इंप्रूव हो जाती हैं। तो आप देखिए सारी ऊपर जो डिस्कशन की है इससे हमें एक जो क्लियर रिलेशन जो नज़र आ रहा है अर्बनाइजेशन के दरमियान,
इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और डिजिटल डेवलपमेंट के दरमियान, ये तीनों चीज़ों के दरमियान हमें क्लियर रिलेशन जो है वो नज़र आ रहा है इसमें। अगर पाकिस्तान की सक्सेस स्टोरीज के बारे में बात करें तो पाकिस्तान ने 2023 में अपनी पहली डिजिटल जो मरदमशुमारी थी सेंसस करवाई है 2023 में। ये फर्स्ट एवर पाकिस्तान की डिजिटल सेंसस थी, तो ये एक माइलस्टोन है पाकिस्तान के लिए। इस रिपोर्ट में अगर एक सर्वे किया गया था, उसके 58% रिस्पॉन्डेंट्स के मुताबिक, उसके जिसमें जिन लोगों ने सर्वे किया गया उनमें से 58 लोगों ने बंदों ने कहा कि वो मोबाइल वॉलेट इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल वॉलेट में आप देख सकते हैं कि जायज़ कैश हो गया, यू पैसा, इसके अलावा इजी पैसा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मोबाइल वॉलेट्स होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो हमारे लिए माइलस्टोन है कि हमारी जो रूरल पॉपुलेशन थी वो भी फॉर्मल जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है उसके साथ लिंक होते जा रहे हैं, जो काफ़ी टाइम से इनसे बहुत दूर थे। अगर ई कॉमर्स की बात करें तो पाकिस्तान 36 लार्जेस्ट मार्केट है इन द वर्ल्ड के। पाकिस्तान की ई कॉमर्स रेवेन्यू जो है वो $8 बिलियन है 2023 में। तो ये पाकिस्तान दुनिया की 36 लार्जेस्ट मार्केट फॉर ई कॉमर्स पाकिस्तान बन चुका है। इसकी वजह से डिजिटल यूज़ की वजह से क्या हुआ है कि लोगों के लिवलीहुड में बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस आए हैं। आप पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ गई है लोगों की, जिस तरह आप सोशल मीडिया का दौर हर बंदे पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहा है, उसको समझ रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो काफ़ी इंप्रूव हुई है, कारोबार लोगों के बेहतर हो गए हैं, और बाकी जो ट्रांजैक्शंस कमर्शियल ट्रांजैक्शन है वो काफ़ी इससे इम्प्रूव हो चुकी हैं। ये रिपोर्ट जो रिकमेंडेशंस भी रहती है पाकिस्तान की इस करंट सिनेरियो के बारे में, कि रिपोर्ट कहती है कि अगर कंट्री हमारा मुल्क जो है डिजिटल कैपेबिलिटीज़ को आगे मज़ीद बिल्डअप करे, इन्वेस्टमेंट करे टेक्नोलॉजी में, और रिफॉर्म्स लाए अपनी जो प्रायोरिटी एरियाज हैं पाकिस्तान के, उनमें रिफॉर्म्स लाई जाएँ, और प्राइवेट सेक्टर को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने के लिए एम्पावर किया जाए, उसको मज़ीद मोटिवेट किया जाए। तो इससे क्या हो सकता है कि हमारा मुल्क जो है एक गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स ला सकता है, और जो एम्प्लॉयमेंट्स हैं वो जनरेट होगी, वो बढ़ सकती हैं, और लोगों का जो है एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। कंक्लूड करते हैं कि ये रिपोर्ट जो है फाइनली एक 4A फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। क्या 4A फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि इन 4 आप पॉइंट्स पे अमल करके अपने लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो। इसमें फर्स्ट है कि एक्सेस, इंटरनेट तक रसाई होनी चाहिए हर बंदे की, अडॉप्टेशन, दूसरा वो रसाई हो और उसको अडॉप्ट भी करे, वो डिजिटल जो सिस्टम है सारे उसको अडॉप्ट करे, एंटिसिपेट करें, फ्यूचर में इसके लिए मजीद जो है वो काम किए जाए, और इसको एक्सेलरेट किया जाए कि इसकी तरक्की को मजीद जो है वो तेज़ किया जाए। तो ये रिपोर्ट जो है ये हमारी पॉलिसी मेकर्स की अटेंशन को बहुत ज़्यादा वो ड्रा कर रही है कि वो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा काम करें, बिजनेसमैन जो है और सिविल सोसाइटी तीनों मिलकर इसमें काम करें, तो हमारी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो जल्द अज जल्द पॉसिबल है। वोकैबुलरी की तरफ आते हैं। लीप फ्रॉग होता है टू इम्प्रूव योर पोजीशन बाय मूविंग क्विकली। अब क्विकली आप मूव करके अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करते हो। जैसे डेवलपमेंट की बात करें तो आपकी डेवलपमेंट जो है वो लीप फ्रॉग मतलब तेज़ी से इम्प्रूव हो सकती है। फोर्स मल्टीप्लायर होता है कि जो चीज़ फोर्स के इफेक्ट को इंक्रीज कर दे, किसी भी चीज़ की पावर को इंक्रीज कर दे। डेफिसिट होता है, डेफिशिएंसी को कहते हैं, फिलिंग को कहते हैं, किसी चीज़ की कमी को कहते हैं, और किसी चीज़ का ना होने भी डेफिसिट कहलाता है। डिस्पेरिटीज कहते हैं इनइक्वालिटीज़ को, इंडेक्स कहते हैं रिकॉर्ड को। क्वेश्चन हमारे पास UNDP स्टैंड्स फॉर, यूनाइटेड नेशंस का ये एक इदारा है, तो ये किसके लिए स्टैंड कर रहा है, इसको आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। पाकिस्तान इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस, ये तलत मसूद ने लिखा है। तलत मसूद के बारे में आपको बता चुके हैं कि पाकिस्तान के रिटायर्ड जनरल हैं। इसके अलावा POF पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो ये इसमें जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये पाकिस्तान की करंट इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। इसमें पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसका क्या किरदार है सारे सिनेरियो में, और क्या इम्प्रूवमेंट्स जो है वो लाई जा सकती हैं, वो इस आर्टिकल में, इस एडिटोरियल में वो डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान की देखें तो थ्रू आउट द कंट्री हमारे एक डेस्पोटेंसी की सिचुएशन बनी हुई है, कि एक मायूसी की सूरत हाल बनी हुई है। क्यों हुई है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो काफ़ी स्लो हो चुकी है। इसके अलावा पॉलिटिकल डिफरेंसेस देखें, लोगों पॉलिटिशियंस के आपस में जो तनाज़े चल रहे हैं, मसाइल चल रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के चल रहे हैं,
इसके अलावा कोहेजन जो है एक मतलब एक यूनिटी नहीं है इंस्टीट्यूशन के दरमियान में। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हमारे मुल्क में एक बहुत ही डिस्प्यूटेड सिचुएशन बनी हुई है, एक मायूसी की जो है वो सूरत हाल सी बनी हुई है। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप की देखें तो वो जो है एक एवर नॉट एंडिंग, यानी कि कह लें कि आप कभी वो ख़त्म ना होने वाली एक ऐसी झगड़े में पड़े हुए हैं जो ना सिर्फ उनके सारी जो है एनर्जी को ड्रा कर रहा है, उनका जो असल जो एनर्जी उनके लिए आपकी कंट्री के लिए इस्तेमाल होनी थी वो आपस के झगड़ों के लिए और अपनी पावर को अपनी गेन करने के लिए। आप हर मिसाल के तौर पर हम सिंपल वर्ड में कहते हैं कि वो सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए मुल्क के लिए वो नहीं लड़ रहे हैं। अब जिस पॉलिटिशियन को भी देखोगे माजरत के साथ उनका हर बंदे का यही सोच है, अपनी कुर्सी के लिए लड़ता है और आवाम को सिर्फ वो अपने लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि किस तरह से वो आवाम को मैनिपुलेट करते हैं कि अपने मकासद के हसूल के लिए। अब देखो इलेक्शन का दौर आता है तो ये लोग आपके पास पहुंच जाते हैं वोट लेने के लिए, लेकिन अब पूरा 5 साल आपको कहीं नज़र नहीं आते। तो ये क्या है, ये मैनिपुलेशन ही है। उस वक्त आपके हमदर्द बन जाते हैं और अभी आपका कोई नाम लेने के भी तैयार नहीं होते। तो ये जो है पॉलिटिकल लीडरशिप हमारी वो बस अपने अब जो है पावर अटेन करने के लिए इन झगड़ों में पड़ी और आपको उनकी आपके मुल्क की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, उनके आपके मुल्क की उन्हें कोई फिक्र नहीं है। अगर इसके अलावा देखें तो जो दहशतगर्दी के मसाइल हैं पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, वो भी जो है एक बहुत बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। और ये जो चैलेंजेस हैं इनको प्रायोरिटी बेसिस पे ख़त्म करने की ज़रूरत है, ख़ासकर जो लीडरशिप का पॉलिटिकल लीडरशिप का जो हमारे मसाइल चल रहे हैं उनको ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान जो है अभी भी बहुत सी कंट्रीज से पाकिस्तान दुनिया की कंट्रीज जो हैं, अब देख सकते हैं बांग्लादेश हमारे बाद आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान उससे भी पीछे चला गया है। अपने नेबर से इंडिया से आप देख लें तो पाकिस्तान इकोनॉमी के हिसाब से, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर के हिसाब से अभी बहुत ही पीछे जा रहा है, बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। पॉलिटिकल लीडरशिप की हम बात कर रहे थे तो वो इसी बात करते हैं कि वो हमारी इकोनॉमिक फील्ड में हमारे पास लीडरशिप की कमी है। इकोनॉमिक फील्ड में हमारे पास कोई प्रॉपर लीडरशिप नहीं है कि जो कि हमें एक सही रास्ते की तरफ गाइड कर सके। अब मोहम्मद तौलन के फाइनेंस मिनिस्टर जो है जो मार्च 2024 में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बने हैं, तो इनके बारे में उम्मीद की जा रही है कि इनको किसी इंटरफेरेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा, कि इंटरफेरेंस के बगैर ये काम करने के काबिल हैं। दूसरा आप इसहाक डार के बारे में बात जानते होंगे कि इसहाक डार साहब पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और फाइनेंस के बारे में इनके काफ़ी डीप इंसाइट्स हैं, लेकिन इन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाने के बजाय इस दफ़ा फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया है और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी इनके लिए भी रिसेंटली इनको बनाया जा चुका है। तो राइटर बताते हैं कि इसके पीछे क्या मुहरक़ात हो सकते हैं कि एक फाइनेंस के बंदे को फॉरेन मिनिस्टर क्यों बनाया गया है। तो राइटर के मुताबिक पाकिस्तान को फॉरेन असिस्टेंट की ज़रूरत है, फॉरेन जो है पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट असिस्टेंट एड की ज़रूरत है। तो उसके लिए एक फाइनेंस के बंदे को फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया ताकि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को आपके अंदर कैश कर सके। तो राइटर की ओपिनियन के मुताबिक इनका इसहाक डार का इसमें पॉइंट होना वो इस वजह से भी है कि वो डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ऑटोनॉमी रखते हैं क्योंकि उनके शरीफ ख़ानदान के साथ काफ़ी करीबी ताल्लुकात हैं। इकॉनमिक चैलेंजेस में पाकिस्तान को बहुत से मसाइल दरपेश हैं। आप पाकिस्तान की इकॉनमी आप देख सकते हो कि सबसे जो हमारा वर्स्ट सिनेरियो जो चल रहा है हमारा इकॉनमी में चल रहा है, कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं और वो कर्ज लेने के लिए फिर हम मजीद आगे कर्ज हमें लेने पड़ रहे हैं। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट्स को जो है ना वो इंक्रीज करना पड़ेगा और अपनी इम्पोर्ट्स को मजीद जो है कम से कम लाना पड़ेगा। अब देखें तो एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए हमारी जो है ना प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को वो बेहतर होना पड़ेगा। क्वालिटी आपकी बेहतर नहीं होगी तो आपको कोई भी कंट्री जो है कोई कहीं की भी पॉपुलेशन आपके प्रोडक्ट्स को कबूल नहीं करेगी। तो इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बहुत से जो है मेजर्स लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी बेस को हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पॉलिसी मेकर्स को, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का एक कंसेंसस होना ज़रूरी है कि वो एक चीज़ पे मुत्तफिक हो जाए तो तभी ये चीज़ें चलने के काबिल हो सकती हैं। पाकिस्तान की अगर देखें तो सबसे बड़ा जो एक रीज़न है पाकिस्तान की इकोनॉमिक डिक्लाइन के पीछे वो पाकिस्तान का एजुकेशन सेक्टर है। अगर हम अपनी प्रायोरिटीज़ का रिव्यू करें तो हमें पता चलेगा कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी पे और बाकी जो सिस्टम है हमारे उनके ऊपर हम लिटरेसी को इम्प्रूव करने पे कोई काम नहीं कर रहे। तो हमें ज़रूरत है कि हम एटलीस्ट अपनी लिटरेसी रेट जो है वो 5 to 8 ईयर्स में एक तेज़ी के साथ उसको बढ़ाएं और उसको 100% पे लेके जाएं।
पाकिस्तान की 23% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि लिखना पढ़ना नहीं जानती। तो 23% पॉपुलेशन ये काफ़ी बहुत ज़्यादा लोग बनते हैं जो कि पढ़ना लिखना जानते तक नहीं, सिरे से ही नहीं जानते। अगर देखिए जाए तो गर्ल एजुकेशन जो है उस पर प्रायोरिटी नहीं दी जा रही, उसको प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है, क्योंकि एक औरत की एजुकेशन एक पूरे ख़ानदान की और एक पूरी नेशन की एजुकेशन के बराबर होती है। तो इन इन तमाम इश्यूज़ के बारे में पॉलिटिशियंस की हम बात कर रहे थे, तो वो बाकी झगड़ते हैं, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, फलाने ये कर दिया, वो ये कर दिया। लेकिन आप किसी पॉलिटिशियन को माजरत के साथ ये सुनते हुए नहीं देखोगे, ये कहते हुए मतलब उसको नहीं सुनोगे कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान की इकोनॉमी में कौन से मसाइल हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। आप किसी पॉलिटिशियन को ये कहते हुए नहीं सुनोगे। गवर्नमेंट ऑफिशियल जो कहते हैं तो वो भी अपनी मजबूरी के तहत ही कह रहे होते हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, मुझे लगता है, हमें लगता है सारे मसाइल में उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट उनका शो नहीं हो रहा होता। अच्छा, इसके लिए एजुकेशन के लिए सबसे पहले जो अब 18th अमेंडमेंट हो चुकी है, तो जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है वो सूबों के पास चला गया। तो सूबों को चाहिए कि वो एजुकेशन के लिए अपने बजट को इम्प्रूव करें। इंटरनल जो बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के जो इंटरनल एरियाज हैं, इंटीरियर है, वहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर है। तो उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, वहाँ पे टीचर्स को प्रोवाइड की जाना चाहिए और स्टाफ की वहाँ पे अशद ज़रूरत है। हम देखते हैं कि एजुकेशन जो है वो हमारी मुल्क में लो प्रायोरिटी के तौर पे जा रही है। तो इसको हमें ज़रूरत है कि हम अपना एटीट्यूड इसके में चेंज करें और इसको अपनी प्रायोरिटीज़ में, मेन प्रायोरिटीज़ में शामिल करें। आईएमएफ असिस्टेंट पाकिस्तान बार बार क्यों ले रहा है? आईएमएफ का जो है ना एम्फेसिस जोर उन्होंने इस चीज़ पे दिया है कि वह पाकिस्तान अपने फिजिकल इम्बैलेंस को कम करे। फिजिकल इम्बैलेंस क्या होता है कि पाकिस्तान की फ्यूचर डेट एब्लिगेशन जो है, मतलब आपका फ्यूचर में जब आपने कर्ज अदा करने हैं और पाकिस्तान की जो फ्यूचर में होने वाली इनकम है वो बराबर नहीं है, इनकम कम है और पाकिस्तान का जो डेट ऑब्लिगेशन है वो ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या होता है, फिजिकल इम्बैलेंस जो है वो बढ़ जाता है। तो आईएमएफ कहता है कि अपना फिजिकल इम्बैलेंस जो है वो रिड्यूस करो, अपनी इनकम बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओ? टैक्स लगा के, मतलब अपने आप मजीद जो है वो टैक्स लगाओ। इसकी वजह से जो हमारी एक आम आदमी के लिए सूरत हाल है जो मजीद जो है वो ख़तरनाक और नुकसानदेह बन जाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो पाकिस्तान की है वो काफ़ी स्लो हो जाती है और एक्सपोर्ट्स जो है वो डिक्लाइन हो जाती हैं, वो कम हो जाती हैं। हमेशा ऐसे ही हुआ है कि जब भी पाकिस्तान पे इस तरह से आईएमएफ ने कोई भी इस तरह की कोई भी मतलब कंडीशन लगाई है, तो पाकिस्तान की जो इकॉनमी थी वो हमेशा से ही डिक्लाइन हुई है और कम ही होती गई है। तो क्या होता है, इंडस्ट्रीज जो छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं और एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी, अनएम्प्लॉयमेंट वो बढ़ जाती है। तो क्या होना चाहिए कि गवर्नमेंट को एक वर्केबल प्लान की ज़रूरत है इकोनॉमी को एक मतलब राइट पाथ पे लाने के लिए। तो इसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी पॉलिसीज बनानी चाहिए, इंप्लीमेंट करनी चाहिए। टैक्स नेट को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में बहुत ही कम लोग हैं कि जो कि टैक्स अदा कर रहे थे, और फ्यू परसेंट हैं, वो भी मतलब अराउंड 10% भी नहीं बनते जो कि टैक्स पाकिस्तान के टैक्स पेयर हैं। इसके अलावा पाकिस्तान को जो फजूल एक्सपेंडिचर्स हैं, प्रोटोकॉल पे आप देख लें खर्च हो रहे हैं, हमारी जो चीज़ें एक्सपेंडिचर हो रहे हैं वो कम करने की, वो ये फजूल एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कम करने की ज़रूरत है। आईएमएफ असिस्टेंट जो है वो हमारे लिए अनअवॉइडेबल है। क्यों है कि हमारे पास एक ये मजबूरी की तरह उनके पास जाना पड़ता है। तो लेकिन इससे निकलने के लिए गवर्नमेंट को इफेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए कि ताकि पाकिस्तान को कम से कम ये मॉनेटरी जो है वो आज़ादी तो हासिल हो ना, ऑटोनमी हासिल हो। तो पाकिस्तान का आईएमएफ के पास जाना ये एक कह लें कि एक नॉर्म बन चुका है, ये काम सी चीज़ पाकिस्तान के लिए बन चुकी है। और अभी 24th टाइम जो है वो पाकिस्तान असिस्टेंट लेने के लिए आईएमएफ के पास गया है। तो ये बहुत ही एक शर्मनाक सूरत हाल है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। राइटर यहाँ पे कुछ जो है वो डिस्कस करते हैं चीज़ें जिनके जरिए इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हमें स्टील मिल्स को और जो दूसरे इदारे हैं जो इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा बोझ हैं उनको प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत है। अब स्टील मिल की बात करें तो इसकी जो प्राइवेटाइजेशन है वो काफ़ी टाइम से डिलेड है, उसको डिले रखा गया। क्यों रखा गया? कुछ मतलब पॉलिटिकल मसलियतों की वजह से, एक्सपीडियंसेस की वजह से, और दूसरा जो है ये यूनियंस होती हैं जो मिल्स के अंदर, उनके प्रेशर की वजह से इसको, और आवाम के प्रेशर की वजह से समाव इसको डिलेड रखा गया। लेकिन इस सिचुएशन को मज़ीद जो ख़राब होने से बचाने के लिए इसको जल्द अज जल्द जो है प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत है। अच्छा, लीडरशिप कैन नॉट कंटिन्यू टू इग्नोर दीज सीरियस इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस।
हमारी लीडरशिप जो है वो इस सारे सिचुएशन को इग्नोर कर रही है, तो उन्हें चाहिए कि इस पे एक मतलब पुरजोर तरीके से इस पे काम करें। अगर गवर्नमेंट के रिस्पांस की बात करें तो वो भी काफ़ी इसमें कमज़ोर रहा है, वीक रिस्पांस रहा है इकोनॉमी के लिए। हमारी किसी भी गवर्नमेंट ने प्रॉपर कोई रोड मैप नहीं बनाया। पॉलिटिकली बात करें तो हम इस रियलिटी को जो है ना वो इग्नोर नहीं कर सकते। राइटर के मुताबिक कि पाकिस्तान की जो है पावर स्ट्रक्चर है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो डोमिनेंट है, हर चीज़ के ऊपर, स्ट्रेटजीज के ऊपर देख लें, इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर देख लें। तो इसके डोमिनेंट होने की वजह से क्या नुकसान हो रहा है कि पाकिस्तान डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो मज़ीद जो है कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स और मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। तो ये चैलेंजेस जो है ये कोई यूनिक नहीं है, ये डेवलपमेंट प्रोसेस का एक हिस्सा होते हैं। जहाँ पर ऐसी जगह पे ये जो प्रोसेस है वहाँ का हिस्सा होते हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो वीक होती है और जो है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वहाँ पे जो जो सिस्टम चल रहा होता है वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं होता। तो यहाँ वहाँ पर इस तरह के चैलेंजेस जो हैं ये एक आम चीज़ होते हैं। अगर देखें तो अपोजिशन का जो रोल है वो सारे सिस्टम में वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होना चाहिए। खासकर आप देखें तो करंट सिनेरियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रोल इसमें वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होने की ज़रूरत है। राइटर कहते हैं कि अगर आपकी कंट्री के इंटरेस्ट में ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप हमेशा के लिए सप्रेस कर दो या उसको ख़त्म कर दो, तो ये आपकी लॉन्ग टर्म आप डेमोक्रेटिक कल्चर के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये भी एक डेस्पोटेंसी फैलाती है और वो एक परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो कि एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर हैं तो उनको वो स्टेट के खिलाफ एलिनेट हो जाते हैं, मतलब वो स्टेट के खिलाफ एक आइसोलेटेड हो जाते हैं कि वो उनके दिलों में नफरत जो है वो स्टेट के लिए बढ़ती है। पॉलिटिकल पार्टीज और इंस्टीट्यूशन जो है उनको अपने एथोस को, पॉलिटिकल एथोस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और हमारे माइंड सेट में और पॉलिटिकल कल्चर में चेंज की भी एक अशद ज़रूरत महसूस की जा रही है। वोकैबुलरी की तरफ आते हैं। डेस्पोडेंसी कहते हैं लॉस ऑफ होप, और करेज को डिस्पोडेंसी कहते हैं, मायूसी को कहते हैं। मायर होता है फंसते होना, किसी चीज़ में फंस जाना, इन्वॉल्व और टेंगल्ड इन समथिंग होना, किसी चीज़ में फंस जाना। एक्सपीडियंसी होता है सूटेबिलिटी, मसलियत को भी कहते हैं एक्सपीडियंसी। रिटार्डिंग होता है होल्डिंग बैक इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस, प्रोग्रेस को कम हो जाना, रुक जाना। एलिनेट होता है मेक समवन फील आइसोलेटेड, किसी चीज़ को आइसोलेट कर देना, उसको तनहा कर देना, अकेले कर देना, एलिनेट कहलाता है। तो क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइम्स पाकिस्तान ने सॉट IMF असिस्टेंस सो फार। पाकिस्तान ने अब तक कितने जो है बार IMF से असिस्टेंस ली है। इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में देना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।